हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग आपके 11th का जो चैप्टर 2 है एनसीईआरटी बुक में उस पे उसका टॉपिक नंबर 2.6 हम लोग देखेंगे। एक्यूरेसी, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट्स। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ एरर्स, या फिर इसका दूसरा नाम आप ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट, या फिर प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट। इसका दूसरा नाम आप ये भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को देखते हैं। थ्योरी ऑफ एरर्स का कहना है, या फिर प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट कहिए, इसका कहना है कि हम लोग कुछ भी मेज़रमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग मापते हैं, तो मापने में मिस्टेक होना नॉर्मल सी बात है। मिस्टेक हमारा दो तरह का हो सकता है, या तो इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ खराबी हो जिसके कारण एरर हो रहा हो, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आप थर्मामीटर लगा के अपना बुखार चेक कर रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहा है। हो सकता है ऐसा संभव हो कि थर्मामीटर में कुछ प्रॉब्लम हो जिसके वजह से आपका फीवर थोड़ा सा ऊपर नीचे आ जा रहा हो, या इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप हो सकता है कि फिजिक्स लैब में आमीटर देखे हों, वोल्ट मीटर देखे हो, उसमें आप देखे होंगे कि थोड़ा सा एरर रहता है, मतलब 0 वोल्ट पे नहीं रख के, 0 एम्पियर पर नहीं रख के, जो हमारा निडल होता है थोड़ा सा आगे की तरफ रहता है। तो इस तरह का जितना भी इंस्ट्रूमेंट है दुनिया में, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है। उसमें कुछ न कुछ डिमेरिट क्या कहिएगा, कुछ न कुछ एरर, मतलब माइनर एरर भी कुछ न कुछ रहता ही है। और आप कुछ मेज़रमेंट भी करेंगे, अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से यहाँ पे आप मापिए, तो हो सकता है कि मापने में आप निश्चित रूप से कुछ मिस्टेक कर सकते हैं। वो मिस्टेक हो सकता है कि बहुत छोटा हो, 0.00001 मीटर, इतना छोटा मिस्टेक हो सकता है, बहुत छोटा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मिस्टेक होना नॉर्मल सी बात है। तो वही थ्योरी ऑफ एरर में हमको लिखना है, नो machines or any measuring instrument is 100% परफेक्ट। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहिए, मापने वाला कुछ उपकरण कहिए या मशीन कहिए, वो 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्शन रहेगा ही, कुछ ना कुछ एरर होगा ही उसमें। एंड द ऑब्जर्वर किसको बोलेंगे, जो मापने वाला है, जो मेज़रमेंट कर रहा है, जो चीज़ों को माप रहा है, उसको हम लोग ऑब्जर्वर बोलेंगे। एंड द ऑब्जर्वर ऑल्सो कांट मेजर द थिंग्स 100% परफेक्टली। मतलब 100% परफेक्ट तरीक़ा से मेज़रमेंट हो ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है कोई। उसमें छोटा सा कुछ ना कुछ एरर निश्चित रूप से रह जाएगा, है ना। फिर इसके बाद हम लोग अब एरर के बारे में थोड़ा सा समझ सकते हैं कि एरर क्या है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, द अनसर्टेनिटी, UNCERTAINTY, द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। मतलब हम किसी चीज़ को मापते हैं और उसको परफेक्ट ढंग से अगर नहीं माप पाते हैं, उसमें अनसर्टेनिटी है, मतलब समरूपता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इस पेन को मापने के लिए दिए स्केल से, कोई माप के बता सकता है कि 5.25 सेंटीमीटर है, कोई माप के बता सकता है कि 5.32 सेंटीमीटर है, कोई बता सकता है 5.3251 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा इसमें अनसर्टिनिटी इसको माना जाएगा। तो मेजरमेंट में जो भी अनसर्टिनिटी है, अनिश्चितता है, उसको हम लोग बोलेंगे कि एरर है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग एरर ऑफ मेजरमेंट,
अब जो ईरर है तो उस ईरर का मेज़रमेंट हम लोग किस तरह से करेंगे इसको देखेंगे। एक स्टार देकर छोटा सा हेडिंग आप देंगे, ईरर ऑफ मेज़रमेंट। ईरर ऑफ मेज़रमेंट नाम का एक आप हेडिंग देंगे। थ्योरी ऑफ एरर में आपने क्या समझा कि दुनिया में कोई भी मशीन या फिर कोई भी ऑब्जर्वर 100% परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ ईरर निश्चित रूप से रहेगा, और जो अनसर्टिनिटी हो रहा है मापने में उसको हम लोग ईरर बोलेंगे। ठीक, उसके बाद ईरर्स ऑफ मेज़रमेंट को देखिए। तो मेज़रमेंट में बहुत सारे तरह का हमको ईरर नज़र आ सकता है। इन मेज़रमेंट्स मापने में वेरियस टाइप्स ऑफ ईरर कैन बी सीन। मापने में बहुत तरह का ईरर हमको दिख सकता है, जिसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि किस किस टाइप का ईरर हमको दिख सकता है। जैसा फर्स्ट है आपका कांस्टेंट ईरर। कांस्टेंट ईरर क्या होता है, इस चीज़ को पहले हम लोग समझते हैं। आप लोग कोई भी मेज़रमेंट करेंगे और मेज़रमेंट करने में बार बार एक ही ईरर आ जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि इस पेन का लंबाई 6 से 6.25 सेंटीमीटर है, और आप मेज़रमेंट कर रहे हैं और 6.25 की जगह पर 6.15 सेंटीमीटर बार बार आ जा रहा है, मतलब एक ही टाइप का ईरर बार बार आ जा रहा है। तो इस तरह के ईरर को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट ईरर। इस तरह का ईरर कभी कभी आपको इसलिए दिखेगा क्योंकि हो सकता है कि आप जिस स्केल से माप रहे हो वो स्केल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, जिस चीज़ का आइडिया आपको नहीं है कि स्केल में प्रॉब्लम है। आप ऐसा सोचेंगे कि हम तो परफेक्ट माप रहे हैं, फिर हमारा आंसर परफेक्ट जितना आना चाहिए उतना क्यों नहीं आ रहा है। तो इस तरह का ईरर जो हर बार सेम ईरर रिपीट हो रहा हो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट ईरर। समझ रहे हैं। फिर जैसे मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में आप जान रहे हैं कि एक ये मान लीजिए कि पेन है जिसका वज़न है मान लीजिए 20 ग्राम। आप इसका वज़न कर रहे हैं तो हो सकता है कि इसका वज़न आपको मिल रहा हो 19.6 ग्राम, 19.6 ग्राम। ठीक, तो इस कंडीशन में ज़रूरी नहीं कि आप गलत माप रहे हैं। हो क्या रहा है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट जो मेज़र कर रहा है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के कारण आप इसको 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार वज़न करके देख रहे हैं, फिर भी इसका मास आ रहा है 19.6 ग्राम ही। मतलब हर बार हमारा ईरर रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के ईरर को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट ईरर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन द ईरर ऑफ various observations of any measurement are having same value या same magnitude भी आप लिख सकते हैं, are having same value, then this error is called constant error or is called constant error। इस बात को समझिए। when error of various observations, जब error आता है बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद, ऑब्जर्वेशन मतलब जो हम प्रयोग कर रहे हैं, मापने का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद ऑफ एनी मेजरमेंट, किसी भी चीज़ को मापने में, आर हैविंग सेम वैल्यू, अगर उसका वैल्यू सेम आ रहा है, जब हम लोग बहुत सारा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं मापने को लेकर के, मापने के बाद, मापने का ऑब्जर्वेशन करने का मतलब माप रहे हैं, ऐसा भी आप देखिए ना, माप के हम लोग देख रहे हैं, माप के हम लोग चेक कर रहे हैं और सेम वैल्यू आ रहा है बहुत सारे बार मापने के बाद, देन दिस एरर इज कॉल्ड कांस्टेंट एरर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट एरर। अब सेकेंड है आपका सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, अब इसको समझिए। अब सिस्टमैटिक एरर जो है हमारा, सिस्टमैटिक एरर का कहना है कि हम लोग कुछ अगर मेज़रमेंट कर रहे हैं और उस मेज़रमेंट में अगर एक ही साइन का अगर एरर बार बार आ रहा है
तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। जैसे मान लीजिए कि आपको मालूम है कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, अगर आप इसको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट करते हैं, मतलब इसको आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो ये निडल इधर जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये निडल किधर चला जा रहा है, इस तरफ चला जा रहा है। तो इस तरह का जो हमारा एरर है उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। अब साइन का यहाँ पे चक्कर है, मतलब वैसा एरर जिसमें साइन के कारण, मतलब साइन इधर उधर हो, इसके कारण जो हमको एरर दिखेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। अब इसके कारणों को हम लोग 4-5 एरर में बांट देते हैं, सबको बारी बारी से देखेंगे कि किन किन कारणों से ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सिस्टमैटिक एरर का डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज ए error, it is a error in which same sign of error is happening again and again and again। मतलब ये इस तरह का एरर है, एरर का इस तरह का टाइप है जिसमें सेम साइन का एरर, मतलब कुछ त्रुटि हो रहा है और उसी साइन कहने का मतलब अगर जाना चाहिए इसको इधर, लेकिन ये जा रहा है इधर, तो इसी साइन का एरर इसमें बार बार हो रहा है। तो इस तरह के एरर को हम लोग बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर जैसे कि हम बताए हैं कि बहुत सारे तरह का हो सकता है, बहुत सारे कारणों से उत्पन्न हो सकता है। तो इसको हम लोग 4 कैटेगरी में बांट देते हैं कि सिस्टमैटिक एरर जो है हमारा 4 टाइप्स का है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स। जो हमारा सिस्टमैटिक एरर है ये हमारा 4 तरह का है, जिसमें फर्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। यहाँ पर स्पेस कम है, चाहे यहीं पर हटा देते हैं इसको। फर्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। नाम से ही क्लियर है कि इंस्ट्रूमेंट वाला, इंस्ट्रूमेंट का हिंदी होता है उपकरण। वैसा एरर जो इंस्ट्रूमेंट के कारण, उपकरण के कारण प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो जैसे मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी हो सकता है। मान लीजिए कि जैसे हम बताए हैं कि गैल्वेनोमीटर में जो हमारा करंट के वैल्यू को बताता है, बहुत छोटा करंट के वैल्यू को बताता है। अगर गैल्वेनोमीटर में जाना इधर चाहिए तो जा इधर रहा है, तो संभव है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसमें कुछ डिफेक्शन है, उसमें कुछ खराबी है। हो सकता है कि वो अंदर जो वायर का कनेक्शन कहीं और होना चाहिए वो कहीं और है, ठीक। तो इस तरह के कारणों से हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर हमको दिख सकता है, ठीक। तो दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी सीन ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब होता है खराबी। इस तरह का जो हमारा एरर है उसको देखा जा सकता है किस कारण से, इंस्ट्रूमेंटल खराबी होने के कारण, मतलब इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी होने के कारण। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशनल और पर्सनल एरर। इसका हम लोग नाम दे सकते हैं सेकेंड का। इसको हम लोग रोमन अंक वाला वो 1-2 लिख लेते हैं। यहाँ जो लिखे हैं मतलब ये सेकेंड का फर्स्ट हो गया, सेकेंड का फर्स्ट। अब सेकेंड का हम लोग सेकेंड देख रहे हैं, जिसका नाम हम लोग देते हैं ऑब्जर्वेशनल और पर्सनल एरर। ऑब्जर्वेशनल और पर्सनल एरर का कहना है कि हो सकता है कि जो कोई इंडिविजुअल, कोई एक आदमी जो मेजरमेंट करने जा रहा है, हो सकता है कि साइन इधर दिख रहा हो, वो इधर समझ के नोट कर ले, बिल्कुल संभव है। मतलब अगर नोट करते समय मान लीजिए कि कोई जो एक पर्सनल आदमी, जो ऑब्जर्वर, जो चेक करने वाला आदमी जा रहा है, हो सकता है कि इंडिकेटर या फिर हमारा निडल इधर हो, वो इधर की तरफ मान ले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि माइनस साइन कहीं पर हो, उसको प्लस साइन मान ले। तो संभव है ये पर्सनल एरर कहीं भी कभी भी हो सकता है, नहीं।
तो पर्सनल एरर को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि ऑब्जर्वेशनल या पर्सनल एरर जो होता है ड्यू टू पर्सनल एक आदमी के थॉट या फिर मेंटली प्रेजेंट नहीं होने के कारण होता है। ठीक, दिस टाइप ऑफ एरर may be caused due to individuals bad concentration on work। मतलब इस टाइप का एरर जो है वो पैदा हो सकता है, कॉज मतलब उत्पन्न हो सकता है किसके कारण से? इंडिविजुअल, मतलब कोई भी आदमी जो है उसका कंसंट्रेशन अगर काम में नहीं हो, उसका ध्यान अगर काम में नहीं हो, तो उस कंडीशन में इस टाइप का एरर हो सकता है। अब हम लोग थर्ड देखते हैं, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। थर्ड है हमारा एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, मतलब एरर उत्पन्न हो सकता है, एरर प्रोड्यूस हो सकता है किसके कारण से? एक्सटर्नल कॉज के कारण से। एक्सटर्नल कॉज क्या हो सकता है? जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, फिर विंड हो गया, फिर मॉइस्चर हो गया। तो इन सारी चीज़ों के कारण भी हमारा एरर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ऐसा मशीन है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे कुछ एरर दिखाए वो, या फिर कुछ ऐसा मशीन हो सकता है जहाँ पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, या कुछ ऐसा मशीन हो सकता है जहाँ पर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर कहने का मतलब जहाँ पर हमारा कुछ वाटर का जो वेपर होता है वो नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो वो कुछ एरर शो करेगा। तो ऐसा संभव है कि हमारा वातावरण के प्रभाव के कारण वो कुछ एरर शो कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास लोहा का स्केल है, तो संभव है कि गर्मी के दिनों में वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है। किसके कारण से? हीट के प्रभाव के कारण, टेम्परेचर के कारण। तो उस कंडीशन में वो कुछ रॉन्ग मेज़रमेंट बता सकता है, बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा सा रॉन्ग मेज़रमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो इस कंडीशन में मेज़रमेंट पे फ़र्क पड़ सकता है, किसके कारण? एक्सटर्नल कॉज के कारण। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में कि एक्सटर्नल कॉजेज लाइक प्रेशर कॉमा टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर कॉमा फिर मॉइस्चर फिर एयर ETC में अफेक्ट, ये प्रभावित कर सकता है किस चीज़ को? अफेक्ट द मेज़रमेंट। ये मापने का जो प्रोसेस है उस मेज़रमेंट को प्रभावित कर सकता है, बिल्कुल संभव है। फिर इसके बाद हम लोग फोर्थ टाइप देखते हैं। किसका भी हम लोग टाइप देख रहे हैं? सिस्टमैटिक एरर का। सिस्टमैटिक एरर का हम लोग टाइप देख रहे हैं। फोर्थ है एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन। एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन। इस तरह का जो हमारा एरर होता है ये क्रिएट हो सकता है अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट का जो अरेंजमेंट है, अगर अरेंजमेंट में अगर कुछ एरर हो तो उसके कारण इस तरह का इम्परफेक्शन हमको दिख सकता है, एरर क्रिएट हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ एरर में क्रिएट ड्यू टू imperfection in experimental
अरेंजमेंट, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए अरेंजमेंट किए हुए हैं, अगर उसमें कोई इम्परफेक्शन हो तो उसके कारण हमारा इस तरह का एरर हमको दिख सकता है। कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ को हमको रखना है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, दो चार को मशीन वगैरह लगाना है, तो हो सकता है जोड़ने का इधर तो जोड़ देंगे आप उधर, मतलब इधर उधर अगर कुछ जोड़ जाड़ कर दिए, या फिर आप मतलब जितना परफेक्ट तरीका से जोड़ना चाहिए उतना परफेक्ट तरीका से नहीं जोड़ पाए, तो उस कंडीशन में संभव है कि एरर हो सकता है। तो इस तरह के हम लोग, इस तरह के एरर को हम लोग बोलेंगे इम्परफेक्शन इन एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन। फिर हम लोग, अब ये हमारा 4 टाइप हो गया सेकेंड का। अब हम लोग थर्ड देखेंगे। थर्ड हमारा, जो फर्स्ट हम लोग देखे थे कांस्टेंट एरर, सेकेंड था सिस्टमेटिक एरर, अब थर्ड है हमारा रैंडम एरर। देखिए रैंडम एरर जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक मेज़रमेंट कर रहे हैं और मेज़रमेंट करने में हो सकता है कि हर बार अलग अलग वैल्यू आ जाए। जैसे मान लीजिए कि हम किसी एक चीज़ को मापने के लिए 50 आदमी को लगा रहे हैं और 50 आदमी मिलकर किसी चीज़ को मेज़र कर रहा है, माप रहा है, और 50 आदमी का अलग अलग वैल्यू आ जाता है, सबका अलग अलग मेज़रमेंट आ जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, 50 का एवरेज निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ से यहाँ का लंबाई मापना है और 50 आदमी को मापने के लिए बोला गया, और 50 आदमी का मेज़रमेंट अलग अलग हो सकता है। पॉइंट में भी कुछ लोग का बहुत कम डिफरेंस हो और कुछ का थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस भी संभव है। तो इस कंडीशन में सबका अगर हम लोग एवरेज निकाल दें, और एवरेज निकालने के बाद जो वैल्यू मिलता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 10.5 सेंटीमीटर, और मेज़रमेंट करने पर सबका वैल्यू अलग अलग कुछ आ गया, उस कंडीशन में उसका हम लोग एवरेज निकालेंगे। और एवरेज निकालने के बाद जो नियरेस्ट वैल्यू आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि लगभग 40 लोगों का वैल्यू आ रहा है 10.123, तो 10.123 जो है हमारा, उसको मान लिया जाएगा कि वही हमारा आंसर है। ठीक, तो रैंडम एरर हमको कभी कभी दिखाई दे सकता है, और हर बार जो रैंडम एरर होगा अलग अलग होगा, समझ रहे हैं। तो इसके बारे में अगर हम लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ एरर gives the different value after measurement every time। इस तरह का जो हमारा एरर है वो अलग अलग वैल्यू देता है मापने के बाद, हर बार अलग अलग वैल्यू देता है। इस तरह का जो एरर है किसी भी कारणों से हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी कुछ थोड़ा समय के लिए आ जाए, एटमॉस्फेयर के प्रभाव के कारण या किसी भी कारण से, या हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल थोड़ा सा गलत सही तरीके से मेज़रमेंट कर दे, थोड़ा सा गलत ढंग से माप दे, या फिर मेज़रमेंट का जो इस्तेमाल है वो सही, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल, जो उपकरण का इस्तेमाल होना चाहिए मापने के लिए, हो सकता है वो सही ढंग से ना हो पाए, इसके कारण भी ये एरर हो सकता है। तो रैंडम एरर हमारा उसको बोलेंगे जो एरर हमारा रैंडमली, मतलब अचानक से हो जाता है और कुछ भी वैल्यू आ सकता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह के एरर को हम लोग बोलेंगे रैंडम एरर। और इसमें क्या करेंगे, हर बार जो अलग अलग मेज़रमेंट है, सारे मेज़रमेंट का हम लोग एवरेज निकाल लेंगे, और जो वैल्यू आएगा वही हमारा लगभग सही वैल्यू माना जाएगा रैंडम एरर में। ठीक, इसका बाद हमको थोड़ा सा देखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक, एक स्टार देके नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, ग्रॉस एरर्स, या फिर इसी को हम लोग मिस्टेक भी बोल सकते हैं, ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स। ग्रॉस एरर कहिए या फिर आप मिस्टेक्स कहिए। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। बेसिकली ये एरर हमारा 3 तरह का है। इसको अगर हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ये हमारा 3 तरह का है, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ये हमारा 3 तरह का है। ठीक, जिसमें फर्स्ट है हमारा निगलेक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, है ना। तो निगलेक्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एरर,
कहने का मतलब हुआ कि अगर हम इग्नोर कर दे, अगर हम निगलेक्ट कर दे कि जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है, जो एरर आ रहा है, वो एरर आ कहाँ से रहा है, मतलब एरर के सोर्स को अगर हम इग्नोर कर दे, निगलेक्ट कर दे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा ग्रॉस एरर का टाइप है। तो इस अगर हम मान लीजिए कि एरर उत्पन्न हो रहा है, अगर हम पता करना ही नहीं चाहे कि एरर कहाँ से आ रहा है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि फिर हमारा फ्यूचर में एरर होगा कि नहीं होगा। मतलब फ्यूचर में एरर बिल्कुल संभव है कि होगा। जैसे मान लीजिए कि स्केल में हो सकता है कि आप मापना चालू करें, इतना लंबा स्केल है और स्केल में आपको मापना है यहाँ से, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, लेकिन आप हर बार यहाँ से माप दे रहे हैं यहाँ तक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एरर आपका हर बार आएगा नहीं। तो हमको सोर्स, एरर का सोर्स नहीं पता रहने के कारण इस तरह का एरर प्रोड्यूस होता है। ठीक, इन दिस टाइप ऑफ एरर, इन दिस टाइप ऑफ एरर वन कैन, वन मतलब किसी आदमी के बारे में कहा जा रहा है, वन कैन इग्नोर द सोर्स ऑफ एरर। मतलब इस प्रकार के एरर में एक आदमी जो है, एक पर्सन जो है, वो इग्नोर कर सकता है, इग्नोर कर देता है कि एरर का सोर्स क्या है, एरर आखिर उत्पन्न कहाँ से हो रहा है। समझ रहे हैं? तो इसका एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 1 kg का एक सर्फ लाते हैं, एकदम बेसिक एग्जांपल है। मान लीजिए कि आप 1 kg का एक सर्फ लाते हैं और आप तराजू पे चढ़ा के उसका वजन करना चाहते हैं कि 1 kg है कि नहीं है, और हर बार क्या होता है कि 100 ग्राम कम आ जाता है। तो आप इसमें एरर का सोर्स नहीं चेक कर रहे हैं कि एरर आ कैसे रहा है। आप सोच सकते हैं कि एक इसमें 100 ग्राम कम है, लेकिन ऐसा भी संभव है कि हो सकता है तराजू में जिधर आप हमारा वजन करने वाला किलो रखे हुए हैं, उस तरफ हमारा 100 ग्राम ज़्यादा है, मतलब इधर 100 ग्राम कम है, मतलब तराजू का जो जिधर सामान रख रहे हैं उधर 100 ग्राम कम है या फिर 100 ग्राम ज़्यादा है। इस तरह से संभव है। तो 100 ग्राम ज़्यादा या 100 ग्राम कम इधर उधर होने के कारण एरर दिख सकता है। तो उसको हम लोग इसमें नहीं पहचाने बिना डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं और बोलते हैं कि एरर आ रहा है। अब सेकेंड है हमारा रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्टली। मतलब हम लोग इंस्ट्रूमेंट को रीड कर ले अगर गलत तरीके से, इनकरेक्ट तरीका से। जैसे मान लीजिए कि किसी स्केल में हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर जो मेजरमेंट होता है वो 10 पार्ट में बटा हुआ है। हो सकता है किसी स्केल में 5 पार्ट में बटा हुआ हो सकता है किसी स्केल में 20 पार्ट में बटा हुआ हो। अब किसी चीज़ को आप मापेंगे अगर, और इसमें कन्फ्यूज़न में आप सोचेंगे कि अगर 10 पार्ट वाला होगा और उसके जगह पर अगर 20 वाला रहेगा या 5 वाला रहेगा, तो वहाँ पर तो आप एरर कर लेंगे। तो इस तरह का एरर भी संभव है कि हम लोग रीडिंग जो है इंस्ट्रूमेंट का, एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहे हैं स्केल का, इस तरह का बहुत सारे जगहों पर बहुत सारा चीज़ हो सकता है कि हम लोग गलत इंस्ट्रूमेंट को मेज़र कर सकते हैं। गलत इंस्ट्रूमेंट का गलत मेज़रमेंट को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, कि हम सोचेंगे कि 10 सेंटीमीटर होता है, हम जानते हैं, और इस कंडीशन में और इस स्थिति में हम लोग चेक नहीं करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा रीडिंग गलत हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, दिस एरर में एराइज, इस तरह का एरर उत्पन्न हो सकता है ड्यू टू इम्परफेक्शन इन proper knowing the proper knowing या proper knowledge भी लिख सकते हैं, proper knowing the instrument। दिस एरर में एराइज, ये एरर उत्पन्न हो सकता है ड्यू टू इम्परफेक्शन, मतलब खराबी के कारण, इन प्रॉपर नोइंग द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। हाँ, मतलब इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाने बिना
इस तरह का एरर उत्पन्न हो सकता है, इस तरह का खराबी जो है उत्पन्न हो सकता है अगर इंस्ट्रूमेंट को हम सही ढंग से नहीं जानेंगे तो। अब इसी में थर्ड हम लोग देख लेते हैं, इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग, इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग द रीडिंग। अब मान लीजिए कि हम किसी चीज़ का रीडिंग लिख रहे हैं, किसी चीज़ को लिख रहे हैं और रीडिंग लिखने में ढंग से नहीं लिखे। जैसे मान लीजिए मीटर रीडिंग करने के लिए आपके यहाँ कोई आया और मीटर रीडिंग में आपका है यूनिट 333.2, तो हो सकता है वो ऐसा लिख के चला जाए कि 323.3। बिल्कुल संभव, अगर थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हो तो उस कंडीशन में इम्प्रॉपर रिकॉर्ड लिख सकता है, इम्प्रॉपर रीडिंग को वो रिकॉर्ड कर सकता है। तो इस तरह की एरर को हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग। तो इन दिस टाइप ऑफ एरर, इस तरह के एरर में ऑब्जर्वर कैन नोट डाउन द इम्प्रॉपर डाटा। इस तरह के जो एरर होता है, इस एरर में ऑब्जर्वर नोट कर सकता है इम्प्रॉपर डाटा को, मतलब ऐसा डाटा जो हमारा सही नहीं है। मतलब मान लीजिए कि अगर 3 to 3.4 है तो ऐसा हो सकता है कि वो लिख ले इसके बदले में 3 to 4.3, समझ रहे हैं। तो इस तरह का एरर हमारा संभव है रिकॉर्डिंग में। तो ग्रॉस एरर हमारा 3 तरह का होता है। पहला, अगर हम एरर को इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके कारण एरर आ सकता है। इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट को इग्नोर करने के कारण कि एरर आ कहाँ से रहा है नहीं पता करना चाहे तो। दूसरा है रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्टली, अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग अगर इनकरेक्टली अगर देखें तो उस कंडीशन में हो सकता है। और मान लीजिए कि आप सही से देख भी लिए, गलत से नहीं देख रहे, आप देखे सही है और अगर गलत रिकॉर्ड कर ले, गलत ढंग से लिख ले, गलत डाटा को लिख लेंगे तो वहाँ भी एरर हो सकता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एक टॉपिक, हाँ, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो हम लोग एक स्टार देके एक नया हेडिंग दे देंगे, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, तीनों को बारी बारी से हम लोग देखते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर को। तो सबसे पहले हम लोग दे देते हैं हेडिंग, फर्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। चलिए समझते हैं इसको। इस तरह का जो हमारा एरर है, इस तरह की एरर को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपको मालूम है कि इस पेन का लंबाई है 6 सेंटीमीटर, लेकिन आप मेज़रमेंट करते हैं, अगर आप मापते हैं तो मापने पर आपको आ रहा है 5.85 सेंटीमीटर या 6.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह जो हमारा एरर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर ये नहीं होगा, एब्सोल्यूट एरर अब इसको बोलेंगे द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अगर हमारा जो ओरिजिनल डाटा है, जो हमारा ओरिजिनल जितना आना चाहिए उसमें से अगर हम लोग घटा दें जो मापा हुआ वैल्यू है उसको, तो इसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर का डेफिनेशन लिखना चाहिएगा आप, तो ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ द डिफरेंस, ये क्या है, इट इज़ द डिफरेंस, ये डिफरेंस है, मतलब ये घटाव है किस किस चीज़ का, दो चीज़ का। एक हमारा ट्रू वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू लिखिए या चाहे ट्रू डाटा लिखिए, एक ही बात है ना। तो ट्रू वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू, मतलब ये हमारा डिफरेंस है, ये हमारा घटाव है किस चीज़ का, एक ट्रू वैल्यू का और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम माप रहे हैं वैल्यू उसका। मतलब एब्सोल्यूट एरर का अगर हम लोग फार्मूला लिखना चाहें तो हम लोग फार्मूला भी लिख सकते हैं,
कि हमारा फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू ट्रू वैल्यू और माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल डाटा है, उसमें से मापा हुआ वैल्यू को हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा एब्सोल्यूट एरर। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा है हमारा रिलेटिव एरर। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है पीछे वाले के कंपैरिजन में। रिलेटिव एरर है ना, ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या है इसको समझिए। ये हमारा जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है, जो एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू है, वो एब्सोल्यूट एरर को अगर हम लोग भाग दे दे ट्रू वैल्यू से तो उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एरर। मतलब इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो है इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एरर। मतलब इट इज़ द रेशियो ऑफ absolute error and true value। ये हमारा रेशियो है एब्सोल्यूट एरर का और ट्रू वैल्यू का। मतलब रेशियो एब्सोल्यूट एरर का और ट्रू वैल्यू का जो रहेगा उसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव एरर। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि रिलेटिव एरर इक्वल टू फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। अगर एब्सोल्यूट एरर को हम डिवाइड करें ट्रू वैल्यू से तो हमको मिलेगा रिलेटिव एरर। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब थर्ड है हमारा परसेंटेज एरर। अगर रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज के फॉर्म में डाल दे, परसेंटेज के रूप में लिख दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज के रूप में लिखने का क्या मतलब होता है, इसी में अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। अब इसका डिफिनीसन अगर लिखने की बात हो कि इसका डिफिनीसन हमको लिखना है तो इसका डिफिनीसन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में द रिलेटिव एरर expressed as percentage is known as percentage error। द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। अगर रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस कर दे, परसेंटेज के रूप में बता दे, तो इस तरह का जो एरर हमको मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज एरर। मतलब अगर इसका फॉर्मूला हम लिखना चाहे तो इसका फॉर्मूला हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि परसेंटेज एरर इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू और इनटू 100। ठीक, तो इस तरह का जो हमारा एरर है, अब आगे हम लोग परसेंटेज लगा दे सकते हैं खुद से, तो इस तरह का जो हमारा एरर है इसको हम लोग कहेंगे परसेंटेज एरर। अब इस पे बेस्ड एक बेसिक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। अब इस पे बेस्ड हमारा न्यूमेरिकल है बहुत सारा जिसको हमको बनाना है। अब एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन है एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, और फिर अच्छा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड। क्वेश्चन है कि इफ़ लेंथ ऑफ वायर इज measured as 6.5 centimeter at the place of 7 centimeter, full stop, find the absolute relative and परसेंटेज एरर।
परसेंटेज एरर। हम अगर एक वायर का एक तार को मापना है और उसका जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर की जगह पर 6.5 सेंटीमीटर माप लिया गया गलती से, तो हमको रिलेटिव, एब्सोल्यूट और परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो सबसे पहला हम लोग फार्मूला जो देखे हैं वो फार्मूला है किसका, एब्सोल्यूट एरर का। तो एब्सोल्यूट एरर अगर हम लोग फाइंड करना चाहें तो एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू क्या होता है, ट्रू वैल्यू और माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितना है, बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज मेजर्ड एट 6.5 सेंटीमीटर एट द प्लेस ऑफ 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर की जगह पर एक तार की लंबाई को 6.5 सेंटीमीटर माप लिया गया। तो हमारा ट्रू वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और मापा हुआ वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू है 6.5 सेंटीमीटर। तो हमको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू वैल्यू और माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर और माइनस मेजर्ड वैल्यू है 6.5 सेंटीमीटर, मतलब तो हमारा एब्सोल्यूट एरर है वो हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट एरर को हम लोग शॉर्ट में AE लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे रिलेटिव एरर को, नहीं तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला आप जानते हैं, R फॉर रिलेटिव और E फॉर एरर, पूरा नहीं लिख रहे हैं। रिलेटिव एरर इक्वल टू फार्मूला है एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर कितना आया है 0.5 सेंटीमीटर, तो एब्सोल्यूट एरर है 0.5 सेंटीमीटर बाय ट्रू वैल्यू है हमारा 7 सेंटीमीटर। 0.5 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका रिलेटिव एरर। इतना सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा रिलेटिव एरर का। उसके बाद फिर परसेंटेज एरर, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, P फॉर परसेंटेज, E फॉर एरर। परसेंटेज एरर इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू और इनटू 100। तो एब्सोल्यूट एरर का वैल्यू कितना है हमारा 0.5, तो एब्सोल्यूट एरर 0.5 बाय ट्रू वैल्यू है हमारा 7 और इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और बाई 7, तो 7 बार में 49 से 1 बचेगा तो 10, एक बार में एक इस तरह से करते हुए 7.11% एरर आया है। किस काम को करने में, हमारे वायर को मेज़र करने में, वायर को मापने में। तो यह था हमारा एक बेसिक क्वेश्चन। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के